ठीक है? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So I will ask you questions. I'll ask you short questions. छोटे छोटे questions पूछूंगी और let me see if you all have understood or not. Okay. Yes, ma'am. Yes, All ma'am. right. Okay. Now, what was the poem name that we had started? What was the poem that we did last time? Be the best. Be the best. Be the best. Be the Okay. best. Be the Okay, so, best. so the name of the poem is Be the Best. All right. Can anyone tell me what is the name of the poet? क्या मैम? What is the name of the poet? Poet का मतलब क्या है पहले ये बताइए. कवि. कवि. लेखक. ये कवि. लिखी है. कवि. Douglas Okay. Mollach. Douglas Mollach. Douglas Mollach. Douglas. Okay. Okay. Douglas Malloch. Malloch. Okay. Very good. Very good. Okay. What is the main message of the poem? यानी कि ये कविता के दौरान हमें क्या समझ आता है या फिर इसका जो मैसेज है, इस कवि क्या कहना चाहते हैं. इफ आई कैन ट्रांसलेट दैट, अगर आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है तो इंग्लिश में क्वेश्चन होगा व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, या फिर व्हाट मैसेज इज द पोएट ट्राइंग टू गिव यू. ठीक है, तो अभी आप मुझे बताइए कि इसका ये मतलब है. मैम मैं बताऊं कि कवि इस कविता के थ्रू क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं. हाँ बताइए बेटा, आपका नाम. मैम मैं बताऊं सना. हाँ बोलिए. सना. ओके सना, मैम उसमें जो पोएट है वो हमें बताना चाह रहे हैं आप अपने जिंदगी में बेस्ट बन के रहिए. पेड़ जितना नहीं, पौधे जितना नहीं, तो छोटी सी घास जितना भी बेस्ट बन के रहिए, लेकिन अपने जिंदगी में ओके. बेस्ट बनिए. ओके वेरी मैम, गुड. मैं आपने बताऊं? मुझे जिस बता दिया है, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूं मैं आपसे, अब जब ये इंग्लिश का ही क्लास है तो कम से कम कैन वी ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. सेंटेंस फॉर्मेशन में अगर गलती होती है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर सीखने आए हैं. ठीक है, तो अगर आप कम से कम सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या फिर टेस्ट या फिर जो भी एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा. लेकिन सोचिए कि अगर आपको यही चीज आपको पेन ऑन पेपर दिया जाता है एंड यू हैव टू राइट, तो वहां पे तो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा. तो वहां पर पढ़कर समझकर फिर आपको सेंटेंस बनाना है इंग्लिश में. तो अभी इसको हम एक थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं. तो कैन वट एवर यू हैव सेड, आपने जो भी बोला है, क्या आप उसको छोटे से छोटे सेंटेंस फॉर्म में मुझे इंग्लिश में बता सकते हैं प्लीज. जिन्होंने बताया है, सना आपने हिंदी में बताया है, कोई और मुझे इंग्लिश में बताए, तो फिर वैसे करके सबको थोड़ा थोड़ा करके चांस मिलेगा बोलने के लिए. यस मैम मैं बताऊं? यस, कैन वी स्टार्ट विथ योर नेम प्लीज. माय नेम इज खुशबू सजन धनगर. ओके वेरी गुड, टेल मी. मैम इस पोयम का अर्थ है बी द बेस्ट ऑफ व्हाटएवर यू आर. कि सभी काम सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट करो, इसका अर्थ है. ओके, इसका अर्थ है कि आप जो भी काम करें वो सर्वोत्तम करें, बी द बेस्ट. ओके, सो दिस इज द मेन मैसेज ऑफ द होल पोएम. मैम बनना मतलब मैं बताऊं कहेंगे हम इसको. हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कोशिश कीजिए. बनना को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मतलब कि आप इतना बनो, उसको क्या कहेंगे? बनो. किसी चीज को बनना. बेस्ट. तो यहाँ पर जो बी वर्ड यूज किया गया है, बी मतलब यहाँ पे वो बनने के लिए ही आपको कहा जा रहा है कि बी द बेस्ट, यानी कि द बेस्ट आपको पता है सर्वोत्तम, तो बी मतलब यहाँ पे कि आपको बनने के लिए बताया जा रहा है कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो आप बेस्ट बनिए, आप सर्वोत्तम बनिए. तो यहाँ पर बनना जो है वो इंग्लिश वर्ड बी ही है. यहाँ पे ये पोएम के हिसाब से बी वर्ड का मतलब है बनना. मैम मैं इंग्लिश में बताऊं इसको? यस, इंग्लिश में बोलिए. आई वांट यू टू स्पीक इन इंग्लिश. My name is Aditi Kiran Sanap. I am from MV Taregaon School in Okay, Chalizah. very good. This poem is a meaning of the main point is a
you are a be the best in your life means if you can't be a small, if you can't be a not a biggest tree or not a biggest bush or other trees, but you are a make to a scrub or a small grass, means you are a be the best in your life, and your post is a not a small or small of or big. You are a you are a you are a be the best, you are a very best in your life. ओके, इट्स अ वंडरफुल ट्राई, आपने बहुत अच्छा एफर्ट डाला है बेटा। अदिति, राइट? आपका नाम अदिति है? यस टीचर। राइट। तो मैं खाली अभी देखिए, जब हम ये कोशिश कर ही रहे हैं कि इंग्लिश का क्लास है एंड वी आर ट्राइंग टू स्पीक, तो छोटे छोटे जहां पर अगर मुझे गलतियां लग रही हैं, आप तो बहुत अच्छे से आप लोग हिंदी में इंग्लिश में आप ट्राई कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स का मैं सच में लाइक आई एम प्राउड ऑफ दैट। लेकिन जहां पर छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर मुझे लग रहा है, तो वो मेरा भी ड्यूटी है आपका उस चीज को मैं सही करूं, राइट? तो जो आपने सेंटेंस बताया कि यू आर बी द बेस्ट, तो वो वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलत है। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि यू शुड ट्राई टू बी बेस्ट, और the poet is saying that we should be the best. Okay, तो should वर्ड आना चाहिए आर के जगह पे। आपने जो आर वर्ड यूज किया है वहां पर वो आर वर्ड यूज ना करके अगर आप शुड वर्ड यूज करते हैं, तो फिर सेंटेंस कुछ इस तरह से सुनाई देगा कि वी शुड ट्राई टू बी बेस्ट। ट्राई का मतलब क्या है? कोशिश करना। तो हम अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका क्या अर्थ निकलता है कि हमें बेस्ट बनना या फिर सर्वोत्तम बनने की कोशिश कम से कम करनी चाहिए, ठीक है? यू शुड बी द बेस्ट और यू शुड ट्राई टू बी द बेस्ट। तो अगर आप कोशिश के बारे में कह रहे हैं तो आपको वो ट्राई वर्ड यूज करना है, यू शुड ट्राई टू बी द बेस्ट। और अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको बेस्ट बनना ही है, देन इन दैट केस यू शुड से वी शुड बी द बेस्ट, या फिर द पोएट इज टेलिंग अस टू बी द बेस्ट। इस तरह से आप सेंटेंस स्ट्रक्चर करेंगे। इतना समझ आया सबको? यस मैम। मैम। यस मैम। ओके ओके। तो जब आप ये रिकॉर्डिंग जब आप सुनेंगे दोबारा, तो तभी फिर अभी देखिए, अगर आपने अभी एक बार सुना तो हो सकता है कि अभी आपको तुरंत याद रहे, लेकिन फिर बाद में आपको फिर वो रिवीजन के लिए जो मैम जो रिकॉर्डिंग आपको भेजते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग सुन के फिर आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो बताते बताते बोलते बोलते फिर वो आपका एक आदत हो जाएगा एंड देन यू विल लर्न, ठीक है? तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि छोटे छोटे सेंटेंसेस हम कैसे सही तरीके से सीखे और बोले। ऑलराइट, तो यहाँ पर सिर्फ जो सिलेबस है उसी को नहीं पढ़ाना है, लेकिन साथ साथ में हम कुछ एक्स्ट्रा भी सीख रहे हैं ताकि आपको आगे जाकर सुविधा हो। ओके, मे आई प्रोसीड? क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? यस मैम, कंटिन्यू। ओके ओके, यस मैम। अच्छा, डू यू ऑल हैव योर टेक्स्ट बुक विथ यू? डू यू हैव द टेक्स्ट बुक विथ यू? यस मैम। यस मैम। मोस्टली सबके पास टेक्स्ट बुक है बेटा? यस मैम। यस मैम। यस। ओके, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल दैट टेक अ पेंसिल इन हैंड, और जहां पर जो मैं बोल रही हूँ वहां पर वो आप थोड़ा थोड़ा करके लिखते जाइए, क्योंकि ये ओके, जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो नोटबुक में लिखे। मैं धीरे धीरे आपको स्पेलिंग्स बताते जाऊंगी, बिकॉज अगर हम किसी पोएम को पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो सिर्फ वो पोएम का अर्थ समझकर या फिर उसका मीनिंग समझकर वहीं पे हमें रुकना नहीं है, थोड़ा सा कुछ और भी हमें आगे जानना है, सीखना है, ठीक है? तो जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, अगर आपके पास नोटबुक हो, पेज हो, जहां पर भी आपको लिखने की सुविधा हो वो आप ले लीजिए। और जिनके पास टेक्स्ट बुक्स है, दोज हु आर हैविंग द टेक्स्ट बुक, मैं बोलूंगी कि आप टेक्स्ट बुक में पेंसिल से लिखिए, पेन लेकर उस टेक्स्ट बुक को आप खराब मत कीजिएगा, पेंसिल यूज कीजिए। If you are ready, let me know. I will begin. Yes ma'am. यस मैम। Okay. Yes, Should I ma'am. start? All right. अच्छा, पहले हम क्या करना चाहते हैं या फिर मैं आपसे क्या करवाना चाहती हूँ पेंसिल से, पेंसिल यूज करके, वो पहले मैं आपको समझा दूं। When you see the poem, ठीक है, आपको ये दिखेगा कि कहीं ना कहीं वो एक जो मैंने आपसे कहा था कि स्टैंजा, याद है कि हर एक जो छोटे छोटे जो भाग है उसको स्टैंजा कहा जाता है। तो लास्ट वाला जो पोएम का
हर एक लाइन में जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसके साथ हमें ये मैच करके देखना है कि दूसरे किसी लाइन में या फिर ऑल्टरनेट लाइन में, ऑल्टरनेट यानी कि अगर ये 1 है तो 2 छोड़कर 3, तो 1 और 3 हो जाता है ऑल्टरनेट, या फिर कंसेक्यूटिव यानी कि एक के बाद एक, जैसे 1 के बाद 2। तो इस तरह से कौन से पैटर्न में कोई भी वर्ड अगर वो राइम होता है, हैव यू हर्ड द वर्ड राइम? राइमिंग वर्ड्स, आपने ये वर्ड सुना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो राइमिंग वर्ड Yes, क्या ma'am. है? राइमिंग, Yes, ma'am. यस, तो राइमिंग वर्ड का मतलब क्या है कि जो लास्ट का जो पोएम में जो पोएटिक लाइन होता है, यानी कि कविता में जो एक एक लाइन पढ़ी जाती है उसमें हर एक लाइन में जो लास्ट वर्ड होता है वो लास्ट वर्ड और उसके साथ कोई वर्ड अगर मैच होता है साउंड के हिसाब से, आवाज के हिसाब से, तो उसे राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। अभी यहाँ पर हम ये कविता पढ़ रहे हैं, लेकिन कम से कम चाहे आप मराठी मीडियम के हो या फिर हिंदी मीडियम के हो, लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लिश का ये वाला नर्सरी राइम किसी ने बिल्कुल भी नहीं सुना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सबने सुना है? Yes, ma'am. अभी मैं ये ट्विंकल, ओके, तो अभी मैं ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला जो पोएम है उसके सहारे, उसका हेल्प लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो अब देखिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, पहला वाला जो लाइन है उसका लास्ट वर्ड है स्टार। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो स्टार और आर अगर मैच होता है तो वहां पर हम लास्ट में छोटा सा स्मॉल ए लिखेंगे और आर में भी हम स्मॉल ए लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम आंख बंद करके, इफ वी क्लोज आवर आईज एंड वी पे अटेंशन टू द साउंड, तो स्टार और आर, आर आर शब्द जो है वो हमारे कानों में पड़ता है, राइट? वी कैन हियर द वर्ड स्टार एंड आर। तो कहीं ना कहीं वो साउंड में, वो आवाज में वो मैच हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक पैटर्न बिठाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार और आर एक जैसा हो गया, तो इसको हम अभी ए बिठाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला लाइन क्या है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई। तीसरा लाइन क्या है, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो अब ये हाई और स्काई अगर आप देखें तो ये दो राइम होता है, लेकिन इनका कोई मेल स्टार या आर से नहीं है, फर्स्ट और सेकंड लाइन में वो नहीं है। तो उस हिसाब से जो मैं आप लोगों को कह रही हूँ, मैं ऑलरेडी आई कैन सी एंड आई एम रियली प्राउड एंड हैप्पी टू नोटिस कि आप लोग चैट बॉक्स में मुझे राइमिंग वर्ड्स देना शुरू कर दिए हैं। आप लोगों का आंसर्स मैं देख पा रही हूँ, तो टाइप आप ऑलरेडी करना आपने स्टार्ट कर दिया है, यू आर ऑलरेडी राइटिंग इट, ओके। हिल, रिल, तो लास्ट वाले वर्ड्स आपने उठाए हैं, ट्रेल, फेल, मेक, लेक, यस, तो दीज आर ऑल राइमिंग वर्ड्स। लेकिन अब मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ वो जरा ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो राइमिंग वर्ड्स अगर आप लोगों ने समझ लिया तो उस बेसिस पे अभी आप एक काम कीजिए कि आप उसको, तो हम अगर ये जो मैं आपको बता रही हूँ तो ये राइमिंग वर्ड नहीं है, इसको कहा जाएगा राइम स्कीम, ठीक है। जैसे मार्केट में कोई नई चीज आती है, ठीक है, तो ऑफर दिया जाता है, राइट, बाजार में, कि आप एक खरीदिए तो फिर हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है मेरा ये नया प्रोडक्ट है, तो आप कैसे इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, लोगों को कैसे आप अट्रैक्ट करेंगे आपके सामान के तरफ या फिर प्रोडक्ट के तरफ। तो नॉर्मली जो वर्ड यूज होता है वहां पर स्कीम वर्ड को यूज किया जाता है कि आप कौन सा स्कीम यूज करेंगे कि ताकि आपके पास लोग आए या फिर आपका सामान खरीदे। लेकिन वही वर्ड जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका ये अर्थ है कि हम कहीं ना कहीं एक पैटर्न बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जो कपड़े हम पहनते हैं उसका अलग अलग कपड़े का अलग अलग पैटर्न होता है, डिजाइन होता है, राइट। तो अगर मैं आपको ये 4 लाइंस वाला ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का अगर मैं आपको पैटर्न समझाऊं, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the world so high like a diamond in the sky। तो ये 4 वर्ड्स को, 4 लाइंस को हमने क्या किया, 2 भाग में हमने डिवाइड कर लिया। तो फर्स्ट 2 आर राइमिंग, स्टार एंड आर, सेकेंड
जो पार्ट है, थर्ड और फोर्थ लाइन, ये भी अपने आप में मैच हो रहा है, हाई और स्काई, ठीक है। लेकिन अगर हम पैटर्न बताएं तो दिस इज ए, लेकिन इसके साथ तीसरा और चौथे लाइन का कोई मैच नहीं है, तो फिर हम दूसरा लेटर यूज करेंगे, बी, ठीक है। तो अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो आप कहेंगे कि मुझे 4 लाइंस पता है, तो द पोएम राइम स्कीम, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज A, ये एक टेक्निक है, ये एक तरीका है कि आप अगर इस पैटर्न को समझ जाए तो कहीं ना कहीं आपको कोई भी पोएम दिया जाए तो आप उसमें एक पैटर्न को ढाल सकते हैं, ठीक है। तो कभी ए बी हो सकता है, कभी ए बी हो सकता है, कभी ABCB हो सकता है, तो पैटर्न कुछ भी हो। अभी हम क्या करेंगे कि टुडे वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे कि बी द बेस्ट में हम कौन सा पैटर्न देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी लेट्स चेक इट आउट। अगर आपको टेक्निक समझ आ गया है तो आप मुझे बताइए। मैम मैं बताऊं? हाँ बोलिए। बी द बेस्ट का स्कीम ये है, जो हिल बी म्हणजे जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें हिल बी रील और ट्री है ना, तो इसका स्कीम क्या है? ए बी ओके, जस्ट अ मिनट, मुझे आंसर सुनाई दे रहा है बट पीछे कोई बात कर रहा है। बेटा आप सर अपने माइक्स को प्लीज म्यूट कीजिए। Someone is continuously speaking. मैम चैतन्य नाम का कोई तो उसने माइक बंद किया है मैम। ओके बेटा कौन आंसर दे रहा था? मे आई प्लीज नो योर नेम? लावण्या मैम। लावण्या इज आंसरिंग। ओके लावण्या, आप मुझे वो अगर आपको वो पैटर्न समझ आ गया हो, टेक्निक अगर आपको समझ आ गया हो, तो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम बी द बेस्ट? यस मैम, बी द बेस्ट का जो फर्स्ट स्टैंजा है ना, उसमें जो है ना हिल बी रील और ट्री, इसका स्कीम क्या है? फर्स्ट स्टैंजा ए बी और ए बी। वेरी गुड। तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट व्हाई डिड यू से दैट इट इज ए बी? क्या मुझे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने ए बी ही क्यों कहा? उसका कारण क्या है? कारण आप बताएं तो मुझे समझ आ जाएगा कि यू हैव लर्न्ड द टेक्निक। वेरी गुड मैम, जो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हील बी रील ट्री ये सब लाइन में लिख लेंगे, फिर जो हील है ना उसको ए नाम देंगे, बी जो बी है ना वो हील का राइमिंग पेयर नहीं है, इसलिए उसे हम बी नेम देते हैं। और जो रील है, हील रील, ये राइमिंग पेयर आता है, इसलिए हम हील रील, हील का क्या है ए, तो रील का भी ए ही आता है। और फिर बी के साथ कौन सा मैचिंग है? वेरी गुड। सो इट इज ए बी फॉर द फर्स्ट स्टैंजा। ओके वंडरफुल, क्लैप फॉर लावण्या। अच्छा अभी इसी चीज को, टेक्निक को यूज करके मुझे सेकंड स्टैंजा का राइम स्कीम कौन बताएगा? मैम मैं बताऊं? हाँ आप आपका नाम बताइए बेटा, क्योंकि मेरे सामने आई हैव ओपन्ड द टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक मैंने शेयर नहीं किया है, स्क्रीन शेयर मैं नहीं कर रही हूँ, तो मुझे आप लोग दिखाई नहीं दे रहे। तो मेरा नाम पाटिल। हाँ बोलिए। लावण्या ने ऑलरेडी आंसर दिया है। आभा? भाग्यश्री आभा पाटिल। ओके भाग्यश्री बोलिए। सरस्वती सहदेव। भाग्यश्री मैम हाँ बोलिए मैं सुन पा रही हूँ। भाग्यश्री आप बोलिए आंसर। मैम मैं मेरा नाम Okay. बता रही थी। हाँ आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भाग्यश्री आभा पाटिल। ओके आप बोलिए, आंसर बोलिए, मैं आपका आंसर का ही वेट कर रही हूँ बेटा। मैम ओके मुझे लगता है कि ऑलरेडी चैट बॉक्स में आप लोगों ने आंसर लिखा है। एक मिनट
एक मिनट, मैं जरा देख लूं चैट बॉक्स में क्या क्या आंसर्स आए हैं। ओके, AB, all right. तो is AB the rhyme scheme for all the stanzas? हर एक स्टैंजा में वही पैटर्न बैठ रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, तो अगर हम सेकेंड स्टैंजा का देखें, सेकेंड स्टैंजा का कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज द वर्ड सेकेंड स्टैंजा? मैम मैम हम बताएं क्या? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए मैं बेटा, बताऊं? मैम मैम बोलिए। बताऊं? बोलिए। मैम रेल बताऊं क्या? मैम ओके, सेकेंड स्टैंजा का फर्स्ट लाइन कौन सा, लास्ट वर्ड कौन सा है? सेकेंड स्टैंजा ग्रास में पे फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? ग्रास ग्रास। ओके, ग्रास। सी और मैम फिर ग्रास उसके बाद सेकेंड लाइन में ग्रास में बास में ओके ओके, तो ग्रास एंड which word is matching? ग्रास एंड बास। बास। ओके, एंड फिर उसके बाद ग्रास और बास make लाइन हो and गया, और मेक मेक एंड लेक। ओके, तो अभी आप ओके, वेरी गुड। तो अभी आप मुझे पैटर्न बताइए कि अगर मैंने, अभी देखिए मैंने क्या किया, ए और बी लेटर को मैंने यूज कर लिया है फर्स्ट स्टैंजा में, ठीक है? तो अभी सेकेंड स्टैंजा में मैं ए या बी को यूज नहीं करूंगी, क्योंकि वो हिल, रिल या फिर बी ट्री के साथ वो मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे फिर हम कौन से दो नेक्स्ट लेटर्स ले सकते हैं? मैम सी एंड सी डी। वेरी गुड, CD वंडरफुल। तो आप लोगों को मतलब ऑलरेडी ये टेक्निक। ओके, अब थर्ड स्टैंजा का बोलिए। तो AB हो गया, CD हो गया। अब मुझे थर्ड स्टैंजा का बोलिए। मैम मैं बताऊं? हाँ बोलिए बोलिए। मैम Here, near. का काम हेयर, नियर एंड क्रू एंड लेजर क्रू एंड डू। ओके, तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो क्रू में क्र साउंड आ रहा है, क और र का जो कंबाइंड शब्द है, ठीक है? क का भी साउंड आ रहा है, र का भी साउंड आ रहा है, उस हिसाब से वो डू में र का साउंड कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी ये मैच यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप आंख बंद करके आवाज पर ध्यान दे तो आप किस तरह से बोल रहे हैं? क्रू। और फिर जब आप डू बोल रहे हैं तो उसको भी आप क्या बोल रहे हैं? डू। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट जो है वो वर्ड का, वो आपको थोड़ा सा भूलना होगा। सेकेंड पार्ट में आपको सिर्फ ऊ का शब्द, ऊ का उच्चारण आपके कानों में पड़ रहा है, तो उस हिसाब से वो राइम हो रहा है। दैट इज वाई क्रू एंड डू will be rhyming and here and near will be rhyming. तो अभी first stanza में we have already used two letters AB. Second stanza में we have used CD. अब ये क्रू और here, do और near के लिए हम कौन से दो लेटर्स लेंगे? E and F। E and F, वेरी गुड। तो क्रू के लिए, क्रू और डू के लिए हम कौन सा लेटर यूज करेंगे? एंड डू के लिए we will use E, and here और here के लिए F, लेटर F, E और F। ABCD हो गया है, अभी हम इसको E और F यूज करेंगे, राइट? तो क्रू एंड डू विल बी E and here and near will be F. वेरी गुड। तो ABCDEF हो गया है। अभी मुझे लास्ट स्टैंजा का बताइए। ट्रेल, स्टार एंड आर। मैम मैं बताऊं? व्हाट ट्रेल एंड फेल आप कौन यूज करेंगे? ट्रेल का फेल आएगा, स्टार का आर आएगा। ओके, तो हम G और H। तो G लेटर जो है वो कौन से दो वर्ड्स के लिए आप यूज करेंगे? ट्रेल एंड फेल। और स्टार और आर के लिए आप कौन सा लेटर यूज करेंगे? H। H, लेटर H। सो वंडरफुल जॉब, आप लोगों ने मतलब बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो अभी हमने एक चीज आप समझिए। ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग। यहाँ पर हमने क्या किया?
पोएम छोटी थी, राइट। पोएम जो है, ये कविता जो थी, ये बहुत ही छोटी सी कविता थी, तो इसके लिए हमने एक पेज में इसको पूरा का पूरा एक साथ हमने पढ़ा और हमने जाना कि किस तरह से आपको राइम स्कीम ढूंढना चाहिए, राइट। नाउ द थिंग इज कि यस पूरा Yes, का ma'am. पूरा पोएम या फिर कौन से स्टैंजा के बाद कौन सा स्टैंजा हर वक्त आपको याद नहीं रह सकता। तो अगर बाय चांस लास्ट का स्टैंजा आपको अगर एग्जाम में आए, या फिर बीच में से कोई एक आ जाए, या फिर स्टार्टिंग का स्टैंजा आपको याद है, आपको पैटर्न पता है, ए बी, मतलब एक लेटर जो है वो अल्टरनेट लाइन के लिए यूज हो रहा है, मतलब वन, लाइन नंबर 1 और 3 के लिए सेम, और 2 और 4 के लिए सेम। जैसे 1 में आपने ए यूज किया है, नंबर 2 लाइन में आपने बी यूज किया है, फिर से आपने थर्ड लाइन में आपने ए यूज किया है, और फोर्थ लाइन में आपने बी यूज किया है। तो पैटर्न देखें तो ए बी, एक के बाद एक आपने 2 लेटर्स को वैसे सजाया है। तो कोई भी स्टैंजा आपको एग्जाम में आने दीजिए, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमने क्लास में CD लिखा था कि GH लिखा था। आपको सिर्फ पैटर्न पता होना चाहिए कि चलिए GH है, तो अगर आप GH नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, आपको वहां पर सिर्फ ये लिखना है कि अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम बी द बेस्ट, यानी कि बी द बेस्ट कविता का राइम स्कीम क्या है, तो आपको कोई भी स्टैंजा आने दीजिए, आपका आंसर होगा द राइम स्कीम ऑफ द पोएम बी द बेस्ट इज ए बी। तो आपको जो है ए बी ही लिखना है, या फिर फर्स्ट जो लेटर्स रहेंगे वही आपको लिखना है, सिर्फ पैटर्न आपको याद रखना है, ठीक है। चाहे वो ए बी हो, ए बी हो, ABCB हो, चाहे कोई भी पोएम में कोई भी पैटर्न हो, आपको सिर्फ वो पैटर्न लिखना है, ना कि वो याद करके कि हमने क्लास में कौन सा लिखा था। यस मॅम यस, पण हे वर्ड्स कशाचे आहेत? वर्ड्स कशाचे आहेत हे? फिर से बोलिए, मुझे समझ नहीं आया। हाँ बोलिए, मैं, आप थोड़ा क्लियरली बात कीजिए प्लीज। बेटा आपका क्वेश्चन क्या है? समवन इज ट्राइंग टू आस्क मी समथिंग, कोई मुझे कुछ पूछना चाह रहा है, आप क्या बताना चाह रहे बेटा? मैम वो लड़की बोल रही है कि ये किसके वर्ड से? सॉरी, मुझे क्वेश्चन क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा, वो क्या बोलना चाह रही है? मैम आपको वो बोल रही थी कि वो कौन से वर्ड आप पढ़ा रहे हो? कौन सा वर्ड? वर्ड यहाँ पे नहीं, मैं आपको राइम स्कीम करके एक चीज होता है जो हम इंग्लिश के पोइट्री में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसको मैं आपको वो वाला टेक्निक में आपको समझा रही थी। हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पोएम ही पढ़ रहे हैं, उसका इसे क्या कहा जाता है? राइमिंग। इसको राइम स्कीम कहा जाता है, लेकिन ये आता है पोएटिक डिवाइस के नीचे। मतलब पोएटिक यानी कि कविता से रिलेटेड, पोइट्री से रिलेटेड जो आप एक्स्ट्रा चीज सीखते हैं। तो ये यहाँ पर एक मिनट, राइम स्कीम का यूज क्या है, इसे हम क्यों यूज करते हैं, या फिर जो कवि है वो क्यों यूज करते हैं, उसका जरूरत क्या है? ये है जरूरत कि कहीं ना कहीं आप एक कविता को अपने शब्दों के हिसाब से उसकी सुंदरता को आप बढ़ाते हैं, ठीक है। हर कोई, हम तो अभी साधारण शब्दों में बात करते हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, कोई भी भाषा में हो, वी डेफिनेटली ट्राई टू स्पीक। ओके सना, जरा इधर ध्यान दीजिए बेटा। तो कहीं ना कहीं हम ध्यान तो देते हैं या फिर पढ़ते भी हैं, लेकिन जब हम स्पेशली लिटरेचर या फिर साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो निबंध के दौरान हो, चाहे वो कहानी के माध्यम से हो, या फिर कविता के माध्यम से हो, तो हम कहीं ना कहीं भाषा का उपयोग इस तरह से करते हैं कि आपकी बिल्ली भी पढ़ रही है सना, वो भी पोएटिक डिवाइस पढ़ रही है हमारे साथ। ओके नहीं मैम, वो हर रोज आके बैठती है। वही तो मैं बोल रही हूँ, तो उसको भी मन है मतलब इंग्लिश पढ़ने का, अच्छी बात है। रोज आके बैठती है वो।
ठीक है, ठीक है, आप जरा इधर ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रही हूँ वो जरा सुनिए अच्छे से। तो मैं जो आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि चाहे वो निबंध के थ्रू हो, कहानी के दौरान हो, या फिर कविता के माध्यम से, चाहे माध्यम कोई भी हो, लेकिन अल्टीमेटली साहित्य का जो इम्पोर्टेंस है या फिर उसका जो एक सुंदरता जो बढ़ती है, लोग साहित्य से क्या सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो पूरा देखने का जो नजरिया होता है, जिसे इंग्लिश में हम पर्सपेक्टिव कहते हैं, तो लिटरेचर हेल्प्स दैट। तो उसमें हम क्यों कहते हैं कि अरे मुझे तो लग रहा है कि जैसे मैं ही हूँ इस कविता का किरदार, या फिर इस कहानी में किरदार मैं ही हूँ, तो आपको ये लगाव या फिर ये रिलेशन, आपको क्यों लगता है कि आप इतना रिलेट कर पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लेखक ने, कवि ने इस तरह से लिखा है कि आपको वो आपके दिल तक छू जाती है वो बातें, ठीक है। तो उसी को जब आप सुंदरता से मतलब उसको और सराहना करेंगे, या फिर उस चीज को जब आप और अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे, तो इंग्लिश में उसे कहा जाता है पोएटिक डिवाइस। जब आप पोएट्री में यूज करते हैं उसे कहते हैं पोएटिक डिवाइस। तो ये जो शब्दों का जो मतलब जो एक तरह से जो आवाज करता है, ठीक है, एक तरह से वो एक साउंड आपको क्रिएट करता है, तो आप आंखें बंद करके उसको ध्यान से सुनते हैं, राइमिंग वर्ड्स, तो उससे रिलेटेड फिर आपको क्या सीखने मिला? राइम स्कीम। तो फिर आपका दिमाग किस तरह से चलेगा कि अगला कोई भी पोएम हो, जब भी हम पढ़े, तो उसका सिर्फ अर्थ ही समझना हमारा काम नहीं है, उसके बाद हम एक्स्ट्रा उसके सुंदरता के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं, उसके बारे में हम और एक्स्ट्रा क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आज हमने देखा राइम स्कीम, इसको कहते हैं राइम स्कीम। उसके लिए आप लोगों को राइमिंग वर्ड्स ढूंढना और सही तरीके से पहचानना और उसका क्या पैटर्न हो सकता है ये समझना जरूरी है। Hello, इज दिस मच क्लियर टू एवरीवन? मैम यस, क्लियर। मैं ओके। बताना चाहती हूँ, वो गलत है या सही मुझे नहीं पता। ये जो बी द बेस्ट, कोई बात नहीं। हाँ, ये जो पोयम है ना, इसमें जो फर्स्ट स्टैंजा है जो मैंने अभी बताया, उसकी स्कीम क्या है? तो जो कोई भी पोयम हो, उसकी जो फर्स्ट स्टैंजा की जो स्कीम होती है, उसमें कोई भी कितने भी उस पोयम में कितने भी स्टैंजा हो, जो फर्स्ट स्टैंजा की स्कीम होती है वो सब उसके ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। वो डिपेंड होता है मोस्टली वही पैटर्न। अगर तो इसके लिए हमारा क्या मतलब काम होना चाहिए, इसके लिए आपने देखा तो मैंने आपको पूरा का पूरा पोएम का मैंने स्कीम समझाने की कोशिश की कि चलिए अलग अलग जो अक्षर है, अलग अलग लेटर्स है, उसका हेल्प लेके। तो अभी जैसे फर्स्ट स्टैंजा में हमने ए बी यूज कर लिया है, तो सेकंड स्टैंजा में हमने सी डी यूज किया है, फिर अगले स्टैंजा में हमने ई एफ को यूज किया है, और लास्ट के स्टैंजा में जी एच हमने यूज किया है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो हमने दो लेटर्स का यूज करके हमने उस पैटर्न को समझने की कोशिश की, चाहे हमने लेटर कोई भी लिया हो, लेकिन आप देखेंगे कि पहला और तीसरा लाइन मैच हो रहा है, दूसरा और चौथा लाइन मैच हो रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि हर एक का पैटर्न सेम ही है, सिर्फ हमने उसका अक्षर चेंज कर दिया है। तो पैटर्न वही मैं आपसे कह रही हूँ कि जो मैंने आपको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो वहां पर ए बी का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर बी द बेस्ट में हमने ए बी का कॉम्बिनेशन देखा है। अब कोई कविता ऐसे भी हो सकता है कि ए बी सी बी ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि सिर्फ सेकेंड और फोर्थ लाइन का जो लास्ट शब्द है वो मैच हो रहा है, फर्स्ट और थर्ड का कोई मेल नहीं है। तो पैटर्न चाहे कोई भी हो बेटा, आपको सिर्फ ये समझना चाहिए कि पैटर्न को किस तरह से पहचानते हैं, वो वाला टेक्निक मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो पैटर्न कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको उसको सही तरीके से पहचानना जरूरी है। और आपने जो पूछा कि अगर फर्स्ट स्टैंजा में जो पैटर्न है वो हमेशा पूरा का पूरा पोएम में लागू होगा कि नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और कभी कभी यहाँ तक भी है कि पूरा का पूरा पोएम आपने पढ़ लिया, लेकिन कहीं पर भी आपको राइम वर्ड या फिर राइमिंग वर्ड, दो शब्दों का एक समान शब्द जो उच्चारण हो रहा है वो कहीं पर भी मैचिंग नहीं है, यानी कि कोई राइमिंग वर्ड नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा भी कविता
हमने देखा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो आप बोलेंगे कि मैम फिर क्या हम ये लिख सकते हैं ABCDEF, मतलब कोई राइम तो है नहीं, तो हम एक एक लेटर को A से लेकर Z तक हम यूज कर लेंगे। तो अगर आप देख रहे हैं कि उस तरीके का अगर पैटर्न बन रहा है कि कोई किसी के साथ मैच नहीं है, आप सिर्फ ABCDEF इस तरह से कोई राइम स्कीम, कोई राइमिंग वर्ड अगर नहीं है, तो तभी अगर फिर से मतलब जानबूझकर अगर मैंने आपको समझाया है कि राइम स्कीम क्या है, तो मैं ये जानती हूँ कि मैंने आपको क्या पढ़ाया है, ठीक है। तो एग्जाम में मैं ये पूछ भी सकती हूँ कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैम ने तो पढ़ाते वक्त ये कहा था कि ये पोएम में कोई राइम स्कीम है ही नहीं, क्योंकि कोई भी वर्ड राइम हो ही नहीं रहा है एक के साथ दूसरा। तो फिर उस टाइम पे आपका जवाब क्या होना चाहिए, आपको आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपका जो दिमाग है, वो आपको मतलब जो है याद रखना चाहिए कि इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि देयर इज नो राइम स्कीम इन दिस पोएम। और जो कविता में, जिस पोएम में राइम स्कीम नहीं होता, तो उसे क्या कहा जाता है? आपने तो लिख दिया कि देयर इज नो राइम स्कीम इन द पोएम, वो आपने लिख दिया है, उतना भी ठीक है, लेकिन उसका एक अलग नाम है इंग्लिश में। जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। अब ये वाला मेरे बेटे का किताब है, तो इसमें कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है? नो मैम, नो मैम। ओके, क्या दे रहा है मैम? कुछ यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दिखाई आपको दे रहा है, करेक्ट। बट नाउ सपोज इफ आई टर्न द पेज, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, करेक्ट। यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ये पूरा का पूरा पेज जो है खाली है। तो मतलब क्या है, व्हाट विल यू से कि दिस इज अ, जो खाली पेज है उसे आप क्या कहेंगे इंग्लिश में? उसे आप क्या कहेंगे? This is a blank page. वेरी गुड। तो ब्लैंक वर्ड आपने जो यूज किया है, ठीक है, ब्लैंक वर्ड आपने जो यूज किया है उसका मतलब क्या है? खाली, जिस पूरा का पूरा जो खाली है। अभी देखिए, जब हिंदी, मराठी या फिर इंग्लिश में जब आप लिखते हैं तो आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। तो मतलब क्या है कि एक सेंटेंस दिया जाता है, वो सेंटेंस में कहीं ना कहीं एक को दिया नहीं जाता, ठीक है, वहाँ पर डैश दिया जाता है। मतलब क्या है, वो जगह को आपने खाली रखा हुआ है और उस खाली जगह को आपको भरना है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त मतलब ब्लैंक। तो यहाँ पर इंग्लिश में आपने जो ब्लैंक वर्ड यूज किया है, यानी कि कुछ भी नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठ गया कि ब्लैंक का मतलब है रिक्त, यानी कि कुछ भी नहीं है, किसी चीज का ना होना, तो वो वाला वर्ड ब्लैंक आप इस टाइम पे, इस कॉन्सेप्ट में आप यूज कर सकते हैं कि जहां पर राइम स्कीम नहीं है, तो आप कहेंगे कि दिस इज अ ब्लैंक वर्स। वर्स का स्पेलिंग मैं आपको बता देती हूँ, VERSE। वर्स का दूसरा अर्थ है कविता, ठीक है, यानी कि पोएम। ऑलराइट, तो यहाँ पर दिस इज अ ब्लैंक वर्स। एक मिनट बेटा, मैं खत्म कर लूं फिर आप मुझे बताइए प्लीज। ब्लैंक वर्स का मतलब है कि ये कविता ऐसा है जिसमें कोई राइम वर्ड नहीं है, राइम स्कीम नहीं है, तो उसे ब्लैंक वर्स या फिर फ्री वर्स कहा जाता है। FREE, फ्री, ठीक है, यानी कि मुक्त, यहाँ पर खाली होना या फिर मुक्त। तो ये वर्ड अगर आपके दिमाग में बैठ गया, तो जहां पर राइम स्कीम नहीं है वहां पर आप कहेंगे कि देयर इज नो राइम स्कीम इन द पोएम, दिस इज अ ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स। इतना समझ आया सबको? Yes, ma'am. सुकन्या मैम। यस मैम। मैम सॉरी, मैं तो 2 मिनट लूंगी आपसे। हाँ, जरूर। बच्चों मुझे आप लोगों को ये बताना है कि आज 8:30 पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी, ठीक है बच्चों? ओके मैम। 8 पे आप लोगों को अपने साथ अपने पेरेंट्स को भी ज्वाइन कराना है, यस मैम। ठीक है?
आज के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बहुत आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीजें बताई जाएंगी, जरूर आप इसको ज्वाइन करना, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम सुनाई नहीं दिया, रिपीट करिए। मैम कितने बेटा बजे? संगीता मैम ने ये अनाउंस किया है कि आज आपके पेरेंट्स के साथ मीटिंग रखी गई है, पेरेंट्स के साथ आपके टीचर्स का मीटिंग होगा, ठीक है? तो मैम जो भी बताएंगे आप ध्यान रखिए कि 8:30 बजे जैसे ही क्लास खत्म हो, यू सिट विथ योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स के साथ आप मीटिंग में ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, उसे आपको ध्यान से सुनकर उस चीज को फॉलो करना है। इज दैट क्लियर? 8:30 बजे आफ्टर दिस क्लास, बहुत देर से आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। मैम राइमिंग स्कीम का तो मुझे बता सकती है आप? बेटा राइम स्कीम का अर्थ ये है कि जैसे राइम वर्ड का मतलब क्या है कि जो भी दो शब्द एक समान सुनाई पड़ता है आवाज, तो मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला जो पोएम है उसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि स्टार और आर एक जैसा आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है? नेक्स्ट लाइन में हाई और स्काई है, तो आई ऐसा वाला शब्द आपको सुनाई दे रहा है। तो जब भी आप कोई दो शब्द को ले लेते हैं और स्पेशली ये लास्ट वाला वर्ड ही होता है, लास्ट वाला शब्द ही होता है, वो पूरा का पूरा पोएम में जो लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, उसका जो लास्ट शब्द है उसी को आप पिक करेंगे और उसके साथ नेक्स्ट लाइन या फिर उसके बाद वाले लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसमें आप देखेंगे कि कोई समानता है कि नहीं, आवाज में कोई समानता है कि नहीं। अगर वो एक जैसा साउंड होता है, अगर आपको एक जैसा सुनाई पड़ता है जैसे स्टार आर, तो इसमें स्ट और अ का साउंड है लेकिन उसमें हम ध्यान नहीं देंगे। अगर आप आंख बंद करके सुनेंगे तो स्टार आर, तो आर आर शब्द आपको कानों में पड़ रहा है, मतलब ये एक समान है। नेक्स्ट लाइन में हाई और स्काई, तो एक जगह पे ह का साउंड है, दूसरे लाइन में स्क का साउंड है, लेकिन आप वो ह और स्क पे ध्यान नहीं दे रहे, आप कौन से शब्द पर ध्यान दे रहे हैं? आई, हाई स्काई। तो अगर आप देखें तो आपका जो मुंह है वो भी उस हिसाब से आवाज निकाल रहा है, और कानों में बेस्ट वे मैं आपको तरीका मैं बताती हूँ, आंख बंद करके आप ध्यान से सुनिए, स्टार आर, हाई स्काई, तो आपको आर और आई ये वाला शब्द जो है वो आपके कानों में पड़ रहा है, मतलब ये दो राइम है और नेक्स्ट टू राइम है। तो तकनीक ये है कि आप जो एक लेटर ले लीजिए जैसे ए, तो स्टार और आर को आपने ए मार्क कर दिया, फिर नेक्स्ट टू लाइन में वो स्टार और आर के साथ मैच नहीं हो रहा है लेकिन वो तीसरा और चौथा लाइन आपस में मैच हो रहा है, तो फिर आपने दूसरा लेटर ले लिया बी, तो फिर उसमें आप क्या देखेंगे कि जो पैटर्न है, राइम स्कीम है, वो ए बी बी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ए बी बी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है? अब वो मैंने आपको एग्जाम्पल के हिसाब से दिया था। अब यहाँ पर बी द बेस्ट में अगर आप देखें तो पहले स्टैंजा में हमने देखा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड जो आखिरी वर्ड है, आखिरी शब्द है, वो हिल है। अब हिल के साथ दूसरे लाइन का लास्ट वर्ड बी वो मैच नहीं हो रहा है, तो आपने अगर हिल को ए मार्क किया तो बी को आप बी मार्क करेंगे, लेटर बी मार्क करेंगे। फिर तीसरे लाइन में आप देखेंगे कि रिल, तो आप देखेंगे क्या रहे, ये तो हिल के साथ मैच हो रहा है, तो हिल और रिल एक समान है, तो आपने हिल के लिए ए यूज किया, पर तीसरे लाइन में रिल के लिए भी आप ए लेटर को यूज करेंगे। और वहीं पे चौथा लाइन है, लास्ट वर्ड इज ट्री, तो अब अगर आप देखें तो बी वाला शब्द है। ओके, समवन इज स्पीकिंग, बेटा आप आपका माइक जरा म्यूट कीजिए प्लीज। और बी और ट्री में अगर आप आंख बंद करके सुनेंगे तो ई और ई साउंड जो है वो आपके कानों में पड़ रहा है, बी ट्री, तो ई जो बड़ी ई होती है, जो दीर्घ ई होती है, उसका शब्द आपके कानों में पड़ रहा है, मतलब वो दो मैच हो रहा है। तो फिर क्या है आपका पैटर्न यहाँ पे, ए बी बी, ट्विंकल ट्विंकल के जैसे नहीं है, आपका पैटर्न है ए बी, यानी कि दो लेटर का कॉम्बिनेशन,
ए बी, तो फर्स्ट और थर्ड लाइन मैच हो रहा है, सेकेंड और फोर्थ लाइन यानी कि दूसरा और चौथा लाइन मैच हो रहा है, तो यहाँ पर पैटर्न बन रहा है ए बी। वहीं पे अगर आप दूसरा स्टैंजा देखें तो ग्रास मेक बैस लेक, ठीक है, यहाँ पर भी वो अल्टरनेट हो रहा है, तो ग्रास को अगर आपने ए पकड़ लिया तो मेक में फिर आप बी बैठाएंगे, फिर बास और ग्रास मैच हो रहा है, तो ग्रास के लिए अगर ए यूज किया है तो आप बास में भी ए यूज करेंगे, लेकिन फिर मेक में आपने बी यूज किया है तो लेक वाला जो है वो आपका मैच हो रहा है, तो लेक और मेक में आप बी यूज करेंगे, तो यहाँ पर भी आपका पैटर्न बैठेगा ए बी। तो इस तरह से आप एक पैटर्न यानी कि एक जो है एक डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं शब्दों के द्वारा। अब समझ आया आपको? यस मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। यस मैम, थैंक यू। सबको समझ में आया राइम स्कीम? यस मैम, वन मिनट। सहदेव बेटा आपका माइक जरा म्यूट कीजिए प्लीज। यस मैम। ओके, तो यहाँ पर अगर आप मुझे एग्जैक्ट ट्रांसलेशन पूछ रहे हैं राइम स्कीम का, वो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसको एग्जैक्टली हिंदी में क्या बोलेंगे या फिर मराठी में क्या बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में इसको कहेंगे राइम स्कीम। तो राइम का अर्थ मैंने आपको समझा दिया है, और स्कीम का मैंने एक अलग तरीके से दुकान के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से मैंने आपको वो शब्द का ऐसे जनरल मीनिंग आपको मैंने बता दिया है। लेकिन यहाँ पे राइम स्कीम जो है ये मेनली हम कविता में यूज करते हैं, और इसको कहा जाता है पोएटिक डिवाइस, यानी कि ये कविता की सुंदरता को बढ़ाता है। अब वो क्यों करता है? आपको पता है कि साहित्य में काम ही होता है लेखक का या फिर कवि का कि लोगों तक पहुंचना, लोगों तक आप आपके दिल की बातों को सुंदरता से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अलग अलग टेक्निक होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे ड्राइंग पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, अब इंटरेस्ट रखने वाले लोग तो हजारों है, लेकिन सबका ड्राइंग का पैटर्न सेम होगा क्या? नहीं। आप अगर कोई वाटर कलर यूज करते हैं तो हो सकता है कि कोई वैक्स क्रेयॉन्स यूज करता है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2-4 पेंसिल है, तो वो सिर्फ पेंसिल शेडिंग करेगा। अब देखिए, कलाकृति सब कर रहे हैं, आर्ट सब कर रहे हैं, लेकिन सबका माध्यम जो है, जो मीडियम है, वो अलग अलग है। कोई पोस्टर कलर यूज कर रहा है, कोई वाटर कलर यूज कर रहा है, कोई क्रेयॉन यूज कर रहा है, कोई ऑयल पेस्टल यूज कर रहा है, कोई कुछ नहीं तो सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड और चौक पे ही अपना काम चला रहा है, या फिर सिर्फ पेंसिल शेडिंग कर रहा है। आर्ट सब कर रहे हैं, लेकिन सबका तरीका और अलग अलग चीजें क्या क्या यूज करते हैं वो है। तो यहाँ पर ये आपको समझना है कि पोएटिक डिवाइस मतलब ये एक तरीका है कि आप साहित्य के उस पीस को जो आप लिख रहे हैं, चाहे वो निबंध हो, कहानी हो या फिर कविता हो, उसका आप सुंदरता किस तरह से बढ़ाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मली कविता में जो ये टेक्निक यूज किया जाता है इसे कहते हैं पोएटिक डिवाइस। तो पोएटिक डिवाइस में एक चीज आज हमने पढ़ा, राइम स्कीम। तो चाहे अभी मैंने आपको टेक्निक समझा दिया है कि किस तरह से आपको राइम स्कीम को पहचानना है, ठीक है। तो ये टेक्निक अब मैंने देखिए, मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा नर्सरी राइम से मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया, लेकिन कैसे हर मतलब स्टूडेंट ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझकर आपने मुझे इस पोएम का पैटर्न आपने बता दिया है। तो आगे से जब भी हम कोई भी पोएम पढ़े तो मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि बेटा आप एक्सप्लेनेशन में कर दूंगी, लेकिन उसके बाद वाला नेक्स्ट स्टेप जो है वो राइम स्कीम आपको याद रख के कि मैम हमने राइम स्कीम को पढ़ना है, राइम स्कीम क्या है, ये पोएम में क्या है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो उसे हमने क्या सीखा, ब्लैंक वर्स या फ्री वर्स। तो ये सब चीजें जो है आपको याद रख के अगले हर एक पोएम में आपको इसको यूज करना है, इसको लागू करना है। आई बात समझ में? हेलो मैम, होमवर्क। यस मैम। होमवर्क ओके। तो मैं आपको एक छोटा सा, देखिए अभी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं कुछ ऐसे अलग से मैं कुछ होमवर्क नहीं दे रही हूँ, मैं आपको समझा दे रही हूँ, क्वेश्चन यहीं पे मैं बता दे रही हूँ मुझे क्या चाहिए। मैंने जो भी समझाया है, ठीक है, पोएम का जो भी आपको समझ में आया है,
आपको वर्ड बाय वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर कविता का पूरा लाइन उठाकर लिखना नहीं है। आप गलत हो चलेगा, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि आप मुझे जो जितना भी आपको समझ आया है वो 2-4 लाइन ही सही, लेकिन आप उसे इंग्लिश में लिखकर मुझे दिखाएंगे, ठीक है? इंग्लिश में जो भी समझ आया है, चाहे आप 4 सेंटेंस लिखे, 2 सेंटेंस लिखे, जो भी है, लेकिन आप मुझे इंग्लिश में लिखकर बताएंगे कि आपको क्या समझ आया है। अभी जैसे हम वर्बली कर रहे हैं, जैसे अभी आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो ऑनलाइन क्लास में हम एक दूसरे की आवाज को सुनकर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं या फिर कुछ। लेकिन जब आप होमवर्क भेजेंगे, उसको आप लिखावट में चेंज करके आप मुझे इंग्लिश में लिख कर देंगे, ठीक है? चाहे वो 4 सेंटेंस हो, 2 सेंटेंस हो, 1 सेंटेंस हो, लेकिन मुझे चाहिए कि कम से कम कोशिश हर किसी की ये होनी चाहिए कि आप इंग्लिश में जितना समझ आया उतना आप सिर्फ इंग्लिश में लिख कर देंगे। तो ये आपका होमवर्क है। हेलो टीचर। ओके मैम। हाँ, हेलो टीचर, मैंने कल या परसों मैंने ना गूगल पे सर्च किया था कि राइम स्कीम, हमको स्कूल में भी ये बताया था कि राइमिंग वर्ड्स, राइम स्कीम, इसका आप अर्थ ढूंढ के तो मेरे इंग्लिश के नोटबुक में नोट्स की जगह थी ये राइम स्कीम। मतलब कि गूगल में ना उसको मराठी में वंशवाद कहते हैं और हिंदी में उसको क्या कहते हैं? वंशवाद और हिंदी में उसको जातिवाद। ओके, हिंदी में जातिवाद। आप मुझे चैट बॉक्स में लिख कर देंगे क्या? फिर मुझे एग्जैक्ट वर्ड समझ आएगा। ओके टीचर, लिखती हूँ। आप थोड़ा मुझे लिख कर बताइए, क्योंकि ये मेरे लिए भी। अच्छा, वंशीवाद,